हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग मनी एंड क्रेडिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब्ड कोलेट्रल। ठीक है, यहाँ पे जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कोलेट्रल का मतलब क्या है एक्चुअल में। ओके, collateral means double coincident of bonds. Collateral means certain products for barter system. Collateral means traded in barter system. Collateral means asset as guarantee for loan. तो collateral का मतलब क्या होता है कि अगर आप बैंक के पास गए हो और आपको अगर लोन चाहिए, कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या एजुकेशन लोन चाहिए, तो बैंक उसके बिहाफ में आपका कुछ प्रॉपर्टी ले लेगा जो उतना ही वर्थ का रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए गए गए हो बैंक से लेने, तो बैंक आपको लोन दे देगा। फिर 1 लाख रुपए का कुछ आपका जो एसेट है, जो भी चीज आपके पास है 1 लाख रुपए की, वो एज ए कोलेट्रल अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एसेट एज गारंटी फॉर लोन। ठीक है, मगर वो चीज क्या होनी चाहिए, एक एसेट होनी चाहिए, ना कि लायबिलिटी। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बार्टर सिस्टम के लिए लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इज नॉट अ लिमिटेशन। ठीक है, नहीं है। तो सबसे पहले दिया लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। सेकेंड दिया हुआ सर्टन प्रोडक्ट्स कैंट बी डिवाइडेड। थर्ड दिया हुआ मोस्ट ऑफन डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स इज नॉट अवेलेबल। फोर्थ दिया हुआ नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो पहले के 3 ऑप्शन है, तीनों के तीनों लिमिटेशन है। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी। सबसे पहला दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन से जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं था मनी का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है ग्रेन्स। सेकेंड दिया हुआ है पेपर नोट्स। थर्ड दिया हुआ है आपको कैटल्स। और फोर्थ दिया हुआ है आपको गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी कौन सा नहीं था, दैट इज पेपर नोट्स। ठीक है, पेपर नोट्स कभी भी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी नहीं थे। पेपर नोट्स एक्चुअली जो आए हैं वो अभी बस 100-150 साल में ही आए हैं। उसके पहले पेपर नोट्स नाम का कुछ चीज था ही नहीं। ठीक है, ये एक नया सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस किया गया है अबाउट ए सेंचुरी एंड हाफ ईयर। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, हु इशूज करेंसी नोट इन इंडिया। जो करेंसी नोट होती है वो कौन इशू कराता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। सेकेंड दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज एसबीआई। थर्ड दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फोर्थ दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो करेंसी नोट को ऑथराइज कराता है, जो इशू कराता है, दैट बॉडी इज ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेसिकली अ बाप ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, सबका बाप एक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू कराता है नोट्स इंडिया में। कौन से लीगल है कौन से इलीगल है ये सब एक इंडिपेंडेंट बॉडी देखती है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कभी भी नोट में देखना आगे की तरफ एक साइन सिग्नेचर रहेगा, वो किसका होता है, वो रिजर्व बैंक का चेयरमैन का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं। ओके, वो गवर्नर जब तक वो साइन नहीं करेगा उस नोट में तब तक उसको एक लीगल टेंडर की तरह नहीं देखा जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है अ करेंसी a check like currency notes xn cash a store of value a medium of exchange a demand deposit, तो it acts as a medium of exchange। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। a demand a deposit of the bank that can be withdrawn whenever the depositor likes to do so is termed as, इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है अपना पैसा बैंक में, वो जब भी अपना पैसे को विड्रॉ करना चाहता है बैंक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ डिमांड डिपॉजिट, अ टाइम डिपॉजिट, अ फिक्स्ड डिपॉजिट, अ लेजिटिमेट डिपॉजिट। सो इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ट्रेड क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम चलता है इंडिया में, उसका कौन सा फॉलोइंग पार्ट नहीं है। ओके, फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो भी इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम चलता है, इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम मतलब जो गवर्नमेंट के सिस्टम के हिसाब से नहीं, अपना खुद का एक सिस्टम के हिसाब से क्रेडिट सिस्टम चलता है इंडिया में, उसका जो फॉलोइंग ऑप्शंस दिए हैं कौन सा पार्ट नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है कमर्शियल बैंक, सेकेंड दिया हुआ है मनी लेंडर्स, थर्ड दिया हुआ है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फोर्थ दिया हुआ है जमींदार। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पार्ट नहीं है इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया। इसका मतलब क्या, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है कि आप एक सिस्टम में जाते हो, जैसे बैंक्स हो गए, उनके पास जाते हो, आप बोलते हो कि मेरे को क्रेडिट चाहिए, ठीक है, मेरे को लोन चाहिए, तो वो आपको दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम मतलब क्या है? इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम मतलब मैं अपने दोस्तों से मांग लिया, या कोई जमींदार से मांग लिया, या पैसे देने वाले चौधरी लोग नहीं होते गांव में, उनसे मांग लिया, तो ये सब होता है इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का कौन लोग भाग नहीं होते हैं, कौन सा सिस्टम भाग नहीं होता इन चारों में से। सो दैट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में नहीं आता है, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में आता है। ठीक है, चलो उसमें आपको अपनी कागज कार्रवाई जो होती है, जो आपके पेपर्स होते हैं वो जाके सबमिट करने होते हैं, उसके बेसिस में आपको क्रेडिट मिलता है। मैं बाकी सब में आपके रिश्तेदार होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उसमें आपको ऐसे ही वो पैसे दे देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज सुपरवाइज्ड बाय। तो यहाँ पे जो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन सिस्टम है, वो बॉडी कौन सी बॉडी फंक्शन करती है उसको, ठीक है, कौन देखता है उसे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फोर्थ दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, बैंक्स डू नॉट गिव लोन टू स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, इंडस्ट्रीज, पीपल विदाउट प्रॉपर कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो बैंक्स है वो किसको लोन प्रोवाइड नहीं करती है, वो उन लोगों को प्रोवाइड नहीं करती है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर कोलेटरल और डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा पाते हैं, उनको बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ टिपिकल एसएचजी। एसएचजी मतलब क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, वेरीज बिटवीन। तो यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके उनमें कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 से 10, 15 से 20, 15 से 25, 20 से 30। तो यहाँ पे जो टिपिकल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इन एसएचजी ग्रुप्स, दैट इज बिटवीन 15 टू 20। ठीक है, 15 से 20 मेंबर होते हैं, ये औरतें भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है और आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए में 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला बाटा सिस्टम, सेकेंड डेब्ट ट्रैप, थर्ड है फॉर्मल सेक्टर लोन्स, और फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद कॉलम बी में पहला दिया हुआ है सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, सेकेंड दिया है कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, फिर उसके बाद थर्ड दिया हुआ है पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल,
और डी दिया हुआ है लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला सिस्टम है दैट इज बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे जो बार्टर सिस्टम है ये क्या करता है, ये दैट विल बी कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करने वाला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो गया बी। ठीक है, अगर कभी भी आपको समझो चारों नहीं मिल रहे ना, तो पहले के अगर दो तीन भी मिल गए तो आप पता लगा लोगे। जैसे फर्स्ट का बी है, तो फर्स्ट का बी मतलब ये वाला, अब इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखना ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन, बाकी तीनों नहीं होने वाले। ये तीनों करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट का बी आ गया। ओके, अब देखो सेकंड देखते हैं, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप मतलब क्या, इसका मतलब कोई भी आदमी को कर्ज में डुबा देना, इतना कर्ज दे देना कि वो कर्ज वापस ही ना कर पाए, उसको बोलते हैं हम लोग डेब्ट ट्रैप। ठीक है, इसका मतलब पुशेस द बोरोवर, बोरोवर मतलब जो लोन लेता है, इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। ठीक है, इतना लोन चढ़ा दो उसके ऊपर कि वो रिकवरी नहीं कर पाए, तो इसका सेकंड का सी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड का क्या है, सी है, फर्स्ट का बी है। यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर लोन्स, फॉर्मल सेक्टर लोन्स, द लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी थर्ड का हो जाएगा डी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देखता है, इट सुपरवाइज ऑल द बैंक्स इनसाइड द कंट्री, तो फोर्थ का ए। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी यही दिया गया है आपको टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे कॉलम है, कॉलम बी दिया गया है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है मैच द फॉलोइंग से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम ए में पहला दिया हुआ है फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, सेकंड दिया हुआ है फाइनेंशियल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड पेमेंट्स। यहाँ पे कॉलम बी होता है पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव, रूरल बैंक्स, मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयज, रिलेटिव, फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, जो एक लीगल तरीके से अपने ऑपरेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए हो, दैट विल बी फर्स्ट का सी। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा सी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चार ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले का फर्स्ट का सी, फर्स्ट का है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का डी। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड देखते हैं, इनफॉर्मल फाइनेंशियल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इनफॉर्मल तरीके से लोन का या मनी का आदान प्रदान करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का हो जाएगा आपका डी। कोई भी हो सकता है, मनी लेंडर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके आता है आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि एक्चुअल द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका थर्ड का बी और फोर्थ का डी। डिफर्ड पेमेंट्स मतलब ऐसे पेमेंट्स जो फ्यूचर में किए जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है ऑनलाइन पेमेंट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स। सेकेंड दिया है प्रीशियस मेटल कॉइन्स। थर्ड दिया है ग्रेन एंड कैटल। फोर्थ दिया हुआ है मॉडर्न करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, चार अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी दिए गए हैं कि पहले क्या फॉर्म ऑफ मनी चलता था, उसके बाद क्या फॉर्म ऑफ मनी आया, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो आपको इन चारों को एक सीक्वेंस ऑर्डर में डालना है। ठीक है, कि पहले से क्या शुरू होता था, अब हम कहाँ पर हैं। सबसे पहले शुरू हुआ था आपका ग्रेन एंड कैटल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन
बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्योंकि पहला है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले शुरू हुआ था हमारा ऑप्शन सी के साथ. ठीक है, ग्रेनाइट कैटल के साथ शुरू हुआ, उसके बाद प्रीशियस मेटल में गए हम, उसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में आए विच इज पेपर नोट्स एंड कॉइन. अब हम लोग डिजिटल करेंसी में आ रहे हैं विच इज ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. सो आंसर विल बी थर्ड, देन सेकेंड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ पे दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसीडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें से. ओके, द रितु हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹7 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेस अ कार. तो रितु ने एक लोन लिया है बैंक से, कितने का, 7 लाख रुपए का. क्यों, टू परचेस ए कार. ठीक है, कार खरीदने के लिए. द एनुअल इंटरेस्ट रेट on the loan is 14.5% and the loan is to be repaid in 3 years in monthly installment. ठीक है, तो रितु ने 7 लाख रुपए लिए हैं अब कार खरीदने के लिए, जिसमें से हर साल उन्हें कितना परसेंटेज देना है, एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट चुकाना है, 14.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चुकाना है. ठीक है, और कितने साल के लिए पेमेंट करनी है, 3 साल के लिए ये चीज पेमेंट करनी है. ओके, The bank retained the papers of the new car as collateral. बैंक ने क्या किया कि जो नई कार खरीदी है उसके जो पेपर्स है वो अपने पास रख लिए. ठीक है, सो which will be the return to Rita only when she pays the entire loan with interest. तो ये जो पेपर्स हैं ये तभी रिटर्न किए जाएंगे रीता को जब वो पूरा पेमेंट जो है लोन का वो कर देगी इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन सा सिस्टम हो गया. इसमें क्या हुआ कि जो रीता है उसने बैंक से लोन उठाया है 7 लाख रुपए का विथ इंटरेस्ट ऑफ 14.5% फॉर 3 years. ठीक है, और उसके बदले में बैंक ने क्या किया है, उसका जो कार का डॉक्यूमेंटेशन है वो रख लिया है. ठीक है, और बोला है कि जब आप पूरा रीपेमेंट कर दोगे लोन का विथ इंटरेस्ट तो आपको ये कार का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा. ठीक है, जो 3 साल बाद मिलेगा. तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली अ ऑप्शन है मोड ऑफ रीपेमेंट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिपॉजिट क्राइटेरिया. सो दैट इज बेसिकली टर्म्स ऑफ क्रेडिट. ठीक है, ये क्रेडिट के टर्म्स हैं जो बैंक ने डिसाइड किए हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 says analyze the information given below considering one of the following correct option. ये भी वही चीज है. ठीक है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको एनालाइज करना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या सिचुएशन दी गई है हमें. तो यहाँ पे सबसे पहले मोहन इज एन एग्रीकल्चर लेबरर. ठीक है, मोहन एक एग्रीकल्चर लेबरर है. देयर आर सेवरल मंथ्स इन a year which he has no work and needs credit टू मीट हिज डेली एक्सपेंसेस. ठीक है, साल में कुछ ऐसे महीने रहते हैं जिसमें मोहन के पास कुछ भी काम नहीं रहता है और उसको अपना डेली का खर्चा निकालने के लिए कुछ क्रेडिट मतलब कुछ लोन उठाने पड़ते हैं. ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ महीनों के लिए लोन की जिंदगी जीता है, लोन के ऊपर जिंदगी जीता है. He depends upon his employer, the landowner, for credit who charges an interest of 5% per month. ठीक है, तो जो मोहन है वो इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो होता है, उन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम तो आपको पता है जिसमें लैंड ओनर्स आते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं, फिर उसके बाद रिलेटिव्स आते हैं, ये सब लोग आते हैं. तो वो अपने लैंड ओनर्स के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है ये कुछ महीने के लिए और वो उनसे पैसा उठाता है, जिसके बदले लैंड ओनर जो है वो हर महीना 5% लेते हैं उससे. ओके, सो मोहन रिपेज द मनी बाय वर्किंग फिजिकली फॉर द लैंड ओनर ऑन हिज फार्म लैंड.
So over the years, his debt will be increased because of increasing interest and non-payment of monthly amount. Second, remain constant as he is working for the employer but is repaying less. Third, reduce as the amount equivalent to his salary is been counted as monthly repayment. And option D is be totally repaid as he is repaying the debt in the form of physical. तो यहाँ पे एक्चुअली सिचुएशन क्या हो रही है, फिर से मैं बता रहा हूँ. एक मोहन है जो एग्रीकल्चर लेबरर है, ठीक है. अब वो क्या करता है कि साल में ऐसे कुछ महीने रहते हैं जिसमें उसके पास काम नहीं रहता है, ठीक है. हमारे घर का खर्चा तो चलाना होता है, तो वो जो अपना लैंड ओनर्स है उससे कुछ उधारी ले लेता है पैसा, ठीक है. और जो लैंड ओनर क्या करता है कि पर महीने का 5% लेता है मोहन से, ठीक है. और फिर मोहन क्या करता है, मोहन रीपे करता है उसका लैंड ओनर का मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर इन द फार्म लैंड, ठीक है. तो क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि क्या उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो इंक्रीज होगा मंथली, बिकॉज वो मंथली अमाउंट रीपेमेंट नहीं कर रहा है, वो उसके बदले काम कर रहा है लैंड ओनर के फार्म लैंड में. ओके. सेकंड क्या है कि क्या वो जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है. फिर उसके बाद ऑप्शन सी दिया गया है कि क्या वो अमाउंट रिड्यूस होने वाला है मंथली बेसिस में. फिर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या वो टोटली रीपेड हो जाएगा. क्यों? बिकॉज मोहन जो है वो पैसे के बदले अपना फिजिकल वर्क उसमें कर रहा है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, वो अमाउंट इंक्रीज ही होने वाला है, ठीक है. क्यों? क्योंकि मोहन वो अमाउंट भर ही नहीं रहा है. वो भले ही उसको फिजिकल वर्क में काम कर रहा हो लैंड ओनर के फार्म लैंड में, मगर आप फिजिकल वर्क को कितने अमाउंट ऑफ मनी से जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है. कि 18 घंटा अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब इतना उसका मनी रीपेमेंट हो गया, या 12 घंटे काम कर रहा है तो इतना मनी रीपेमेंट हुआ है, या आप इसका कुछ कैलकुलेशंस नहीं है. इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उसका इंटरेस्ट अमाउंट मनी है वो बढ़ने ही वाला है, ठीक है, वो कम नहीं होने वाला है, ठीक है. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. यहाँ पे भी एक सिचुएशन दिया गया है जिसको हमें एनालाइज करना है, वो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. ओके. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, महेश इज एन स्मॉल फार्मर, ठीक है. महेश एक छोटा स्मॉल फार्मर है. ही हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹2 lakhs फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन. ओके. उसने क्या किया, अपने जो मनी लेंडर है उससे 2 लाख रुपए लोन ले लिया है. क्यों? अपने एग्रीकल्चर में कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है. उसके लिए उसने 2 लाख रुपए लिया है. द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज वेरी हाई, ठीक है. जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है लोन का वो बहुत ज्यादा है. एंड सो ही इज अनएबल टू पे द लोन एंड ही इज कॉट इन डेप्थ. ओके. ही हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ हिज लैंड टू पे ऑफ द डेप्थ. एनालाइज द लोन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंसीडर वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले सिचुएशन क्या है ये हम लोग फिर से समझ लेते हैं. जो महेश एक छोटा सा फार्मर है, उसने एक अपने मनी लेंडर से 2 लाख रुपए लोन में लिया है, ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ सम एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस. ओके. अब लोन का जो इंटरेस्ट है वो इतना हाई है कि वो फिर से रीपे कर ही नहीं पा रहा है लोन. उसके वजह से क्या हुआ कि उसका जो जमीन है उसका कुछ जो हिस्सा है वो क्या हो गया है, वो उसने बेच दिया है, ठीक है, इन टू रीपे हिज डेप्थ. ओके. नाउ अब ये बताना है कि कौन से सिचुएशन में फंसा हुआ है. सबसे पहले टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन लोन, थर्ड डेप्थ ट्रैप, और चौथा है मोड ऑफ रीपेमेंट. तो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, द करेक्ट ऑप्शन इज नॉट इंटरेस्ट ऑन लोन, द करेक्ट ऑप्शन इज मॉडर्न डेप्थ ट्रैप, ठीक है. महेश जो है वो डेप्थ ट्रैप में फंस चुका है. क्यों? क्योंकि अब उसके पास इतना ज्यादा लोन चढ़ गया है. यहाँ पे देखो लिखा है द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज वेरी हाई. तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चढ़ गया है कि वो फिर से रीपे नहीं कर पा रहा. धीरे धीरे क्या होगा कि उसके जमीन पे कब्जा किया जाएगा. तो इसको बोलते हैं डेप्थ ट्रैप. जब एक आदमी इतना ज्यादा पेमेंट नहीं कर पा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग डेप्थ ट्रैप, ठीक है. तो क्या करता है, अपनी जो जमीन है उसको गिरवी करना शुरू कर देता है उसके बदले,
ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके पास जमीन ही नहीं रहेगी, धीरे धीरे पूरी जमीन खाली हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालाइज द इंफॉर्मेशन वाला, और हमें बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे रामू इज अ शू मैन्युफैक्चरर and he wants to directly exchange the shoes for rice without the use of money. Now he he will have to look for the rice growing farmer who not only wants to sell rice but also wants to buy the shoes in exchange. Analyze the information given below and consider one of the following correct options. तो यहाँ पे दो लोग हैं, ओके okay? यहाँ पे एक रामू है जो शू मैन्युफैक्चर है, उसको एक ऐसा आदमी चाहिए जिससे वो राइस खरीद पाए, ओके, शूज के बदले, बिना यूज ऑफ मनी, इसमें मनी का यूज हो ही नहीं रहा, उसको सिर्फ अपने जो शूज है उसको एक्सचेंज करना है राइस के बदले। तो उसको ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको शूज चाहिए और जो राइस भी ग्रो करता हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सो ये तो आपको पता ही है, इसका आंसर होगा डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स, जहां पे आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज हो रही है विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है? मैग्ना हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹6 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेस ए हाउस। The annual interest rate on the loan is 14% and the loan is to be repaid in 12 years in monthly installment. Meghna had to submit to the bank documents showing her employment records and the salary before the bank agreed to give her the loan. Analyze the loan information given below and considering one of the following correct options. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली एक मेघना है, उसको अपना घर लेना है। ठीक है, उसके लिए उसने लोन लिया है 6 लाख रुपए का। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट जो उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन उठाया है दैट इज 14%। ठीक है, जो उसको 12 साल तक भरना पड़ेगा ऑन अ मंथली बेसिस। तो यहाँ पे मैग्ना ने क्या किया है, बैंक को अपने डॉक्यूमेंट शो किए हैं, अपने जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और जो सैलरी है वो शो की है। तो ये जो एनालिसिस है ये क्या बता रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है? पहला कि ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, सेकंड फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है, दूसरा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है या नन ऑफ द अबव है। तो ये बेसिकली आपका इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन नहीं, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन है, क्योंकि मेघना एक फॉर्मल तरीके से बैंक में जाके अपने घर के लिए लोन उठा रही है। ठीक है, विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रॉपर क्लैरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या करना है, वी हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन क्या दी है, अ शॉपकीपर सुधा has to make a payment in the wholesaler and writes a check for a specific amount of to the wholesaler. ठीक है, the wholesaler takes this check and deposit it into his own account in the bank. The money is transferred from one bank to another bank in couple of days. The transaction is completed without any amount of cash, any payment of cash. ठीक है, एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या सिचुएशन है, यहाँ पे शॉपकीपर सुधा है, उसको अपने होलसेलर को इस पे एक पेमेंट करनी है। तो उसने क्या किया, उसने एक चेक बना के दिया एक स्पेसिफिक अमाउंट का और होलसेलर को दे दिया। होलसेलर ने क्या किया, अपने खुद के बैंक अकाउंट नंबर में डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सुधा का बैंक अकाउंट नंबर है उसमें से पैसा ट्रांसफर हो गया होलसेलर के बैंक अकाउंट नंबर में विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ यूजिंग कैश। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं। सबसे पहला है कि हमने चेक पेमेंट किया है, सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट किया हुआ है, थर्ड आपका है डिमांड डिपॉजिट किया गया है, फोर्थ है आपका मनी ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने यहाँ पे चेक पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, चेक पेमेंट के थ्रू हमने एक जो अमाउंट है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है,
समझ में आया? चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो भी इनकरेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑन इंटरेस्ट। तो बैंक्स जो होते हैं वो सिर्फ बैंक्स जो होते हैं वो डिपॉजिटर से मनी एक्सेप्ट करते हैं और उस मनी के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है, क्या ये इनकरेक्ट ऑप्शन है? नहीं। सेकेंड दिया हुआ है पीपल्स मनी इज सेफ विद बैंक्स। थर्ड दिया हुआ है पीपल बैंक प्रोवाइड्स लोन ओनली टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। एंड ऑप्शन डी इज it is easy for the individuals to get credit who have savings and the current account in the banks। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सॉरी, चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन डी, नहीं ऑप्शन सी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बैंक्स है वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को ही लोन प्रोवाइड करे। ठीक है, समझ में आया? तो इसके साथ आपका जो आज का वीडियो है वो होता है समाप्त। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। देखो एटलीस्ट लाइक को शेयर तो कर दिया करो, इससे क्या होता है कि यूट्यूब जो होता है वो रिकमेंड करता है दूसरे लोगों को भी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि जैसे कि टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, इन सब को जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इन सब के लिंक्स नीचे दिए गए हैं, आपको बस इन लिंक्स को क्लिक करना है और इन ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फायदा क्या होगा, वहां पे मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, वो आप जाके देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स है, प्लस जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उन सबके पीडीएफ फाइल वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, या ये जो ग्रुप है इसमें जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।